कन्नौज का इतिहास इस बार बदलने जा रहा है और कन्नौज की जनता, कन्नौज के मतदाता एक अपने भाई और बेटे के रूप में हमको अपनाने जा रही है। पिछले कुछ चुनावों में बसपा उतनी मजबूती से नहीं लड़ रही है, जिसका परिणाम पर भी असर दिख रहा है। बीजेपी का जो तंत्र है वो अफवाह फैलाने में नंबर 1 है। अगर मैं राजनीतिक रूप से कमजोर होता तो अखिलेश यादव अपनी प्रतिष्ठा घोषित कर चुके होते। आप कह रहे हैं कि हम मेरे डर से अखिलेश यादव उम्मीदवारी नहीं घोषित कर रहे हैं, सुब्रत पाठक कह रहे हैं मेरे डर से उम्मीदवारी नहीं घोषित कर रहे हैं। जिस दिन से इमरान बिन जफर का नाम आया है उस दिन से आज तक प्रत्याशी नहीं मिल रहा उनको, कोई खुद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हम तो कहते हैं आ जाइए अखिलेश यादव जी, कम से कम हमारा टकराव राजनीतिक होगा। आप देखिएगा ये चुनाव हम कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है इत्र नगरी कन्नौज में, और कन्नौज में हमारे साथ हैं बसपा उम्मीदवार इमरान बिन जाफर साहब। जब कन्नौज की बात होती है तो यहाँ समाजवादियों के दबदबे की भी बात होती है। 1998 से लेकर 2014 तक इस सीट पर समाजवादियों का कब्जा रहा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुलायम सिंह से लेकर डिंपल यादव तक यहाँ सांसद रह चुकी हैं। 2019 में फिर भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की। 2024 का जो चुनाव है वो भाजपा अपने इस सीट को बचाने के लिए लड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी इस घर को वापस पाने की लड़ाई लड़ रही है। इसी बीच बसपा की जो चुनौती है वो यहाँ से खाता खोलने की है। तो हम बसपा उम्मीदवार इमरान बिन जाफर साहब से बात करते हैं। कैसी चुनाव की तैयारी है? आप कानपुर से आए हैं? आप जी कानपुर से आए हैं और हम समझ लीजिए कन्नौज का इतिहास रहा है कि कन्नौज का सांसद कभी कन्नौज का नहीं बना, सब नहीं, लेकिन 2 बार बाहर के भी बने हैं। हाँ। लेकिन कन्नौज बाहर के जरूर बने, लेकिन कन्नौज की धरती उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ठीक है, 5 साल आप देखिए, 40 साल का इतिहास तोड़ा भाजपा के युवा सांसद ने। 5 साल में ही जनता में रोष हो गया। ये तो मतलब कहने की चीज़ें हैं कि 5 साल जनता नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। वो ढूंढ रही है कि मुझे कब मौका मिले और मैं अपने मत का अधिक उपयोग करूं। इसलिए कन्नौज का इतिहास इस बार बदलने जा रहा है और कन्नौज की जनता, कन्नौज के मतदाता एक अपने भाई और बेटे के रूप में हमको अपनाने जा रही है। आप कह रहे हैं कि कन्नौज का इतिहास है कि यहाँ बाहरी लोग ही जमते हैं और आप बाहरी हैं। ठीक है, आप कानपुर से आए तो इसलिए लोग आपको सिर्फ लोग आपको स्वीकार कर लेंगे? इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे। कन्नौज में मैं पिछले 15 सालों से जुड़ा हूँ। 2014 में भी मैं चुनाव लड़ा, लेकिन अलग पार्टी से लड़े थे, आम आदमी पार्टी से लड़े थे चुनाव। आम आदमी पार्टी से लड़े थे और उस टाइम तो पार्टी का कोई वजूद नहीं था। पार्टी के हाईकमान का आदेश हुआ और मैं कन्नौज चुनाव लड़ा। जमानत जब्त हो गई थी शायद आपकी? नहीं, बिल्कुल जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन मेरा टकराव किससे था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, माननीय अखिलेश यादव जी की श्रीमती डिंपल यादव जी से था। और 10 दिन का चुनाव था, पूरी दमखम से मैं चुनाव लड़ा और मैंने वहाँ पे अपनी एक पोजीशन बनाई। जनता के बीच गया, मैं घर घर गया और जनता के बीच जाकर मैंने वहाँ की मजबूरियाँ देखी। पिछले 40 सालों में जो परिवार का एक दबदबा था, जिसको गढ़ कहते हैं, उस गढ़ में ना जाने कितने गांव की बस्तियों में, दूर दूर गांव दराजों में हमारी माँ बहनों को हैंडपम्प नहीं है पानी के लिए, घरों के आगे चबूतरा नहीं था। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। और अब 10 साल बाद भी मैं आया हूँ। मैं 28 गांव का दौरा किया मैंने, रसूलाबाद का। यकीन मानिए, अगर आपके अंदर जरा सा भी उनके लिए सम्मान हुआ कि आपको आंखों में आंसू आ जाएगा। मैं अभी जस्ट आपसे मिलने से पहले सुब्रत पाठक साहब से मिला था, जो यहाँ के सांसद भी हैं। उनका कहना है कि 60% गाँव में हम जल नल जो है वो पहुँचा चुके हैं और जो बाकी 40% गाँव बचे भी वहाँ भी हम पहुँचा देंगे। क्या बात है, 5 साल में आपने 60% पहुँचा दिया। जाकर आप देखिए, पूछिए इनसे कि हमको कौन सा एक ऐसा गांव चिन्हित कर दो जहां मैं जाके इसको प्रूफ कर दूं। 300 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर पे जो पंप है उसमें पानी नहीं है, नल सूखा हुआ है। आप पानी भरने जाने वाले हैं तो आप कम से कम 500 मीटर के दायरे में जाएंगे तो आपको पानी मिल रहा है। उससे बड़ी बात देखिए, जब बरसात आता है तो घरों के आगे चबूतरे नहीं है, सड़क नहीं है, पानी भर जाता है बरसात में लोग दरवाजे तक। और खेत का किसान जो है इतना मजबूर हो गया खेत में सोने के लिए कि जो घर में सोता था वो खेतों में सोने लगा। इनका जो भाजपा का जो प्रचार है
इस प्रचार के दम पे भाजपा अब नहीं जीत पाएगी। आप कह रहे हैं भाजपा का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है और इसी बल पर वो कुछ चुनाव जीतती रही है, पर इस बार वो प्रचार तंत्र काम नहीं करेगा। लेकिन आपका प्रचार तंत्र तो दिख ही नहीं रहा इमरान साहब। आपकी जो नेता हैं वो जमीन पर उस तरह से उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रही हैं। आपने अभी 2 रैली देखी नहीं बहन जी की, लग रहा पूर्वांचल पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो रैलियां हुई हरिद्वार और के पास अभी जो रैलियां कंटिन्यू चल रही हैं बहन जी की, आप बहन जी का जोश खरोश और उनकी ताकत ज़मीन पर देखिए। उनका जो वोट था, जो वोट बैंक था, जिनको अपना वोट बैंक, वो पूरी की तरीके से उनके साथ जुड़ा है। हाँ, जो कुछ बहक गए थे, जो बहक कर दूसरे दलों में चले गए थे, उनका इतना उत्पीड़न हुआ है कि अब उनको लग रहा है कि बहन जी के अलावा हमारा कोई मसीहा नहीं है। नहीं, बात आप कर रहे हैं जोश खरोश से, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बसपा उतनी मजबूती से नहीं लड़ रही है, जिसका परिणाम पर भी असर दिख रहा है। आप जो भी दावे करें, लेकिन उस तरह से बसपा ना 19 का चुनाव लड़ी, ना 22 का चुनाव लड़ी, ना 24 के चुनाव में कई सीटों पे उम्मीदवार बदल दे रही हैं। आप देखिए, आप भी खुद पहले दूसरे उम्मीदवार थे, 20 दिन वो उम्मीदवार रहे, फिर आप उम्मीदवार आए। इन सब चीज़ों का असर तो मतदाता पर पड़ता है ना। देखिए, बहन जी का एक काम करने का तरीका सबसे अलग है। वो जब उम्मीदवारी किसी को देती हैं तो उनका मानना होता है कि उम्मीदवारी घोषित होते ही वो प्रत्याशी जनता के बीच चला जाए। उनकी एक अपनी इंटेलिजेंस टीम है पार्टी की, वो रिपोर्ट करती है कि बहन जी आपने जिस प्रत्याशी को भेजा है वो प्रत्याशी जो है क्षेत्र में एक्टिव नहीं हुआ है, 10 दिन हो गया, लेकिन वो क्षेत्र में जनता उसको बिल्कुल उसका स्वभाव जनता को पसंद नहीं है, वो आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। तो इस नज़रिए से बहन जी प्रत्याशी बदल के उस प्रत्याशी को देती हैं कि जो प्रत्याशी जनता के बीच में जाना चालू कर दे और उनके मतदाता से मिलकर उस लोकसभा क्षेत्र में देखे क्या परेशानियां हैं, क्योंकि परेशानियां जब तक मतदाता के पास जाएगा नहीं उसको पता नहीं चलेगा। मैं अपनी बात बताऊं, मैं अभी तक रसूलाबाद विधानसभा, विधुना विधानसभा मैंने कवर किया, 28 गांव मैंने कवर किया अभी तक। 28 गांव का आलम मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं कोई झूठी बातें नहीं कर रहा हूं। उन लोगों ने अपने सांसद को नहीं देखा, प्रेजेंट सांसद को नहीं देखा, और 40 साल से जो सांसद है उन सांसद को उन लोगों ने कैलेंडर में देखा है। मुझसे मिलने के बाद उन लोगों को एहसास हुआ कि कोई प्रत्याशी हमारे बीच में आया है जो हमारी बात कर रहा है, हमारी दुख तकलीफ़ की बात कर रहा है। मेरे छतों पे छप्पर को देख रहा है, छप्पर को देखने के बाद हमसे पूछ रहा है कि माताओं बहनों तुम्हें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, तुम्हारी ज़रूरत क्या है। वो हमको बता रहे हैं कि पिछले 40 सालों में हम किस तरीके से ज़िंदगी जीते थे, किसान कितना परेशान है। देखिए, मैंने सब लोगों से कहा वहाँ पे कि देखिए जो भाजपा का जो भ्रम जाल है, उस भ्रम जाल से आप लोग बाहर आइए। ये जो भ्रम पहला मैंने ये कहा कि आप जो भाजपा का कार्यकर्ता आपसे वोट मांगने आए, आप उससे बोलो कि आप हमको 5 किलो चावल 3 किलो आटा दे रहे हो, हम आपको 10 किलो चावल 10 किलो आटा देते, अपनी तरफ से आप अपना घर चला के दिखाओ। इससे घर नहीं चलने वाला, ये तो आप अपंग बना रहे हो। आप कैसे कह रहे हो कि 80 करोड़ हिंदुस्तान की 80 करोड़ आबादी, 80 करोड़ लोग क्या 5 किलो आटा और 3 किलो चावल पे जीवित हैं? ये तो सोच रहे, इनको ये कह कर ही अपनी पोल खोल रहे हैं। लेकिन जब हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं ना, तो ये लाभार्थी वर्ग जो है, आप करें लोग छतों की ओर देखते हैं। भाजपा करी वो छत हमने दिए हैं लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना में छत दी हमने लोगों को। हम जब बहुत जो दबे कुचले लोग हैं उनके गाँवों में भी गए, हम 16 दिनों से घूम रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास करके सेंट्रल उत्तर प्रदेश में। तो उसका बहुत बड़ा एक लाभार्थी वर्ग है, वो कहते हैं कि हमको इससे बहुत मदद मिली है, और आप जो चूंकि विरोध में है तो आप लोग इन चीज़ों को सिरे से नकार देते हैं। विरोध जो है दल का होता है, दल का होता है, विचार का होता है, सच्चाई का विरोध नहीं होता। जो नेता सच्चाई का विरोध करता है समझिए वो नेता ही नहीं है। आप विचार का, लेकिन अगर आंखों से कुछ दिखेगा अच्छी चीज़ें तो हम क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। वहाँ पे अगर मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मीडिया भाई, हमारे पत्रकार भाई अगर हकीकत दिखाने पे आ जाएं, दिल खोल कर अगर साथ दे दें हिंदुस्तान की आवाम का, तो हिंदुस्तान की आवाम की तकदीर बदल जाएगी। नहीं, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, और वो हमारे कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड है। हम रामपुर में गए थे तो कई सारे मुस्लिमों ने कहा कि हमें यहाँ पर हिंदुओं से ज़्यादा, प्रधानमंत्री गाँवों में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें हिंदुओं से ज़्यादा घर मिले हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कर रहे हैं इसके बावजूद हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। तो ये एक जो लाभार्थी वर्ग का एक सच ये भी है कि इस सरकार का बहुत बड़ा दावा ही यही है कि हमने बीच से बिचौलिए हटा दिए, लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के जरिए हम खातों में पैसा पहुंचा रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हम उनको घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। इतनी अच्छी बात आपने कि बिचौलियों को हटवा दिए।
बिचौलियों को ये सरकार का दावा है। हम सरकार की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। बिचौलियों को हटाने के बाद 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, 800 रुपए में मिल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप। मैं मैसेज दिखा देता हूँ, मैं मैसेज दिखा देता हूँ, आ रहा है 800 किसी का भी मैसेज दिखा देता हूँ मैं। किसी का भी उसमें जो सब्सिडी है, किसी की सब्सिडी नहीं आ रही है, ठीक नहीं ये गलत आरोप है। हाँ नहीं, आरोप गलत नहीं है, हम बिचौलियों की बात कर रहे हैं। जो डीएल 500 रुपए में बनता था वो डीएल 5000 रुपए में बन रहा। ये तो हम आप भी कर रहे हैं ना, इस तरह के भ्रष्टाचार को हम आप भी बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भाई सरकार कह रही है मैंने बिचौलियों को हटा दिया, बिचौलिए हट गए तो जो 500 का डीएल बनता था उसको तो 250 हो जाना चाहिए था। बात समझिए मेरी, तो 5000 का क्यों हो गया? आप जाके बनवा के दिखा दीजिए, आप चले जाइए डीएल अपने बेटे का बनवाने के लिए। 18 साल के अगर ऊपर है बच्चा आपका या आपके किसी रिश्तेदार का। मैंने तो खैर अभी रिन्यू कराया, मुझे कुछ पैसा नहीं लगा, मैं बस मेडिकल का 70 रुपया मेडिकल का लगा था और 100 रुपये का चालान लगा था। जो 50 प्लस है उनका कुछ नहीं लगता है। ये कौन ये क्या है कि 50 प्लस का कुछ नहीं लगता है। वो चलिए खैर 10 साल भी कर दिया ना उसको, टाइम टेन्योर भी कम कर दिया उसका। हर चीज में ये एक भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच, झूठ का भ्रम। फिर आप वही कह रहे हैं कि भाजपा का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, अफवाह बहुत मजबूत है। अफवाह, ये अफवाह ऐसा उड़ाते हैं कि समझ लीजिए राहुल गांधी को पप्पू ही बना के छोड़ दिया। सुनिए बात को देखिए, बात सुनिए। ऐसा अफवाह उड़ा दिया पूरे हिंदुस्तान में कि वो पप्पू ही बन गया, राहुल गांधी बेचारे पप्पू बन गए और उसके बाद जनता ने उनको पप्पू एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, सुन दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने नाली से गैस निकाल दिया, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। IITians के बीच में बैठ के उन्होंने इतना बड़ा इंटरव्यू किया, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बढ़िया समझाया कि मैं निकल रहा था तो नाली से। यार आप लोगों ने सवाल नहीं किया किसी ने उनसे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। आप लोगों ने मीडिया अंदर हंस के मीडिया चुप हो गई, लेकिन किसी हिंदुस्तान के पत्रकार ने सवाल नहीं किया। मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि नाली से गैस निकाल के उसने चाय बना लिया। आप लोगों ने उसको हंसी में टाल दिया, और दूसरे दल का नेता अगर जरा सी गलती करता है तो आप उसको देश को मतलब एक हंसी का परपंच बनाते। अभी कांग्रेस के एक नेता है, अभी कांग्रेस छोड़ा उन्होंने, संजय निरुपम जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो राहुल गांधी के लिए जो पप्पू टर्म है वो भाजपा ने नहीं करा था, हम ही लोगों ने करा था। हम लोग अंदरूनी बातचीत में उन्हें कहते थे और उसी से वो लोकप्रिय हुआ। शायद आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा होगा। देखिए हमने आपसे क्या बोला कि बीजेपी का जो तंत्र है वो अफवाह फैलाने में नंबर 1। संजय निरुपम ने कहा है, कांग्रेस के नेता थे। सुन लीजिए मेरी बात, 5 लोग अगर हम लोग बैठ के कोई बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भाजपा या संघ का आदमी बैठा है तो समझिए बात पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फिर वही भाजपा का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, लेकिन जब हम जाते हैं इलाकों में जो लोग भाजपा से नाराज भी हैं, जाहिर है 10 साल से उनकी सरकार है, नाराज भी है, लेकिन उनका वोटर कहता है कि हमारी नाराजगी हमारे स्थानीय सांसद से है या जो प्रत्याशी हैं उनसे है, हम मोदी और योगी के कामकाज से खुश हैं। क्या आप लोगों को ये खलता है कि आपके पास उतना सशक्त नेता नहीं है केंद्र में जिसके नाम पर आप लोग वोट मांग सकें? देखिए भाजपा तो खत्म हो चुकी है, मोदी जी चल रहे हैं, बीजेपी फिनिश हो चुकी है। अच्छा। और मोदी जी ही देश को, भाजपा बनाम मोदी नहीं हो रहा है, मोदी बनाम भाजपा, मतलब बीजेपी खत्म, भाजपा राज, मोदी राज चालू। तो ये जनता में एक मैसेज ऐसा इन लोगों ने सर्कुलेट किया है कि मोदी जी अगर हैं, योगी जी अगर हैं तो आप सुरक्षित हैं। ये एक ऐसा जाल फैलाया है पूरे धर्म में, जाति में लोगों को बांटकर। आप किसी भी भाजपा के नेता का, इवन गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जब आप स्पीच सुनेंगे तो आपको पता है क्या सुनाई देगा? मैं चैलेंज करता हूं, अगर उस 5 शब्दों के बिना ये लोग भाषण कर दें, पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, इसके बिना इनके अल्फाज नहीं है। इन्होंने बांट दिया धर्म में। जो 1990 तक हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग दंगा जानते थे, हम लोग हिंदू मुस्लिम जानते थे, बाबरी मस्जिद जानते थे। अब नया जनरेशन जो बना था वो सब भूल चुका था, हम लोग के बच्चे जानते ही नहीं थे। इतनी गंदगी फैला दी इन लोगों ने, इतना नफरत फैला दिया लोगों में। इन्होंने अपने लोगों को लगाम नहीं लगाया। जो इनके संगठन है, उन संगठन ने ऐसी मॉब लिंचिंग की कि लोगों में दहशत फैल गई। आज उसी दहशत से हमको डरा रहे हैं। किससे? भाजपा,
सपा डरा रही है मोदी से मुसलमानों को कि देखो मोदी आ जाएगा, हमको वोट कर दो, और मोदी हमारे हिंदू सनातनी भाइयों को डरा रहे, हमको वोट नहीं करोगे तो मुसलमान तुम पर हावी हो जाएगा। मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ, इस धर्म जाति से उठकर उसको वोट करिए जो सबको लेकर चलने वाला है। बहुजन समाज, बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुजन सब आ गया उसमें, दलित मुस्लिम के साथ साथ सवर्ण भी आ गया। लेकिन आपकी पार्टी ने भी अभी बदला है अपना जो जिसको आप कहते हैं कि जो टैगलाइन है वो बदला है आपकी पार्टी ने। नहीं, टैगलाइन क्या बदला है? पार्टी का नाम बदल दिया क्या? नहीं, मतलब हाँ। उसमें जो सर्वजन हिताई करके अभी कुछ आया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहन जी का शासनकाल देख लीजिए 2007 से 2012 तक का। आप बता दीजिए हिंदुस्तान में कहीं उत्तर प्रदेश में अगर दंगा हुआ हो, उस टाइम बाबरी मस्जिद का डिसीजन आने वाला था, अगर आपको याद हो 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट का कितना सख्त शासन था कि एक इधर से उधर आदमी नहीं हुआ। भाजपा भी यही क्लेम करती है, जो आप दावा कर रहे हैं, भाजपा भी वही दावा करती है कि हमारे शासनकाल में कानून व्यवस्था का राज है, थानों से पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, और खुलेआम कहती है कि सपा के शासनकाल में थाने से चीजें मैनेज होती थी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप लोगों को सवाल उठाना चाहिए। कस्टोडियल डेथ हो रहा है, पुलिस सुरक्षा में अपराधी मारे जा रहे हैं। देखिए, अपराधी होता है, मैं किसी अपराधी के लिए फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई अपराधी जेल में मारा जाता है, अगर कोई अपराधी किसी पुलिस अभिरक्षा में मारा जाता है, तो आप कह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है? नहीं, सरकार करी, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, अरे हम आपका मतलब सरकार, आप सवाल क्यों नहीं पूछते? आपको सवाल पूछना चाहिए कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई मारा जा रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपराधी क्यों ना हो, तो क्या सरकार को कॉलर ऊंचा करना चाहिए उस पर, कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए? जेलों में हत्या हो रही, आप कह रहे लॉ एंड ऑर्डर, बहुत अच्छा नाम रख दिया। बताइए, अगर कोई किसी का नाम रख देता तो आदमी शर्माता, इनको बुलडोजर बाबा कहने में खुश होते हैं ये। अच्छा, ठीक है। बताइए, ये हाल हो गया देश का। ये जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि ये समाजवादियों के गर्व वाली सीट रही है। बहुत अधिक चर्चा है कि हो सकता है अखिलेश आए चुनाव लड़ने, मौजूदा सांसद हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो एक आकलन है लोगों का, स्थानीय लोगों का भी आकलन है कि थोड़े से आप कमजोर दिख रहे हैं। कैसे उस अंतर को पाटेंगे? पता है, हाँ, आपने कमजोर का जो शब्द लिया ना, अगर मैं कमजोर होता, राजनीतिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से ही बात कर रहा हूँ, अगर मैं राजनीतिक रूप से कमज़ोर होता तो अखिलेश यादव अपनी प्रतिष्ठा घोषित कर चुके होते। जिस दिन से इमरान बिन जफ़र का नाम आया है, उस दिन से आज तक प्रत्याशी नहीं मिल रहा उनको, कोई खुद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हम तो कहते हैं आ जाइए अखिलेश यादव जी, कम से कम हमारा टकराव राजनीतिक होगा, विचारों का टकराव होगा, जनता जानेगी कि हम 40 साल से जिसको वोट दे रहे थे वो विचार कैसा है और इस नए लड़के नए युवा का विचार कैसा है। आप ये देखिए कि कन्नौज लोकसभा में आप जिसको गढ़ कहते हैं, गढ़ के बीच में हम चुनाव लड़ने आए हैं, जिनका वर्चस्व है, एक तरफ भाजपा का सांसद, एक तरफ 40 साल पुराने परिवारवाद का सांसद। हम उस बीच में किसके दम पे लड़ने आए हैं? जनता के दम पे लड़ने, और जनता से जो प्यार मिल रहा, जनता का जो साथ मिल रहा, आप देखिएगा ये चुनाव हम कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। और आप कहोगे कल अभी प्रचार में कि इमरान भाई आप सबसे आगे चल रहे हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम मेरे डर से अखिलेश यादव उम्मीदवारी नहीं घोषित कर रहे हैं, सुब्रत पाठक कह रहे हैं मेरे डर से उम्मीदवारी नहीं घोषित कर रहे हैं, मतलब क्या है? अच्छा, आप आकलन लगा लीजिए, आप तो पूरे प्रदेश को घूम रहे हैं, रीज़न क्या है? सुब्रत पाठक के डर से अगर नहीं करना था तो 2019 में नहीं करते। अगर इनका डर था तो 2019 में क्यों उन्होंने कर दिया? पर उन्होंने तो डिम्पल को हराया था 2019 में। देखिए, जब गठबंधन होगा, याद रखिएगा, आपकी पार्टी के साथ ही गठबंधन। हाँ, देखिए वही कह रहे हैं, जब गठबंधन होगा। मेरा यही सवाल है इमरान भाई कि आपकी 2 पार्टियां मिलकर नहीं सुब्रत पाठक को हरा सकी, और आप इस बार अकेला दम भर रहे हैं। मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूं कि जब पार्टी का गठबंधन होगा, याद करिए उस टाइम बीजेपी मजबूत होगी। नहीं, इसका गणित समझाइए। मैं गणित समझा रहा हूं आपको। हर पार्टी का, इवन वो छोटी से छोटी पार्टी क्यों ना हो, जैसे कि कोई अपना निर्दलीय भी अगर लड़ता है तो उसका भी अपना कुछ वोट होता है, तभी वो दम पे जाता है। तो जब उसका कैडर वोट जिस पार्टी का होता है, वो कैडर वोट जब अपना सिंबल नहीं देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो एंटी वोट कर देता है। बहन जी का कैडर वोट तो चला गया समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट था वो नहीं मिला और वो भाजपा को चला गया। आप देख लेना रिजल्ट। आप कह रहे हो ना 2019 गठबंधन,
अब बहन जी गठबंधन में नहीं आई, बहन जी गठबंधन में ना आने से सबकी हवा खराब है। पूरा का पूरा त्रिकोणीय चुनाव हो गया है पूरे प्रदेश का। ये 80 पार कर रहे हैं, अगर ये 40 पार कर जाए बहुत बड़ी बात। आज ही एक सर्वे आया, एक चैनल का सर्वे आया, चैनल का नाम नहीं लूंगा, आप बाद में गूगल कर लीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले आया। उसमें कहा गया है कि आपकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुल रहा है। मेरी पार्टी का? हाँ। चलिए 4 जून को देखते हैं। सर्वे तो भाई, सर्वे तो आपका आएगा ही, सर्वे तो ऐसा आएगा कि मोदी जी। नहीं, लेकिन पिछले सर्वे भी आए थे, उसमें भी ऐसा ही आकलन था और वो सर्वे कमोबेश सत्य साबित हुए थे। ये राजपूत भाई क्यों बवाल कर रहे हैं? वो ठीक है, वो क्यों बवाल कर रहे हैं वो मेरा विषय नहीं है। हर जाति, हर वर्ग का आदमी क्यों परेशान है, आप उस पर जाइए। उनका मीडिया में काफी रिपोर्ट हो रही है, खासकर की पंचायत और सारी चीजें रिपोर्ट मिल रहा। किसी मतदाता को किसी धर्म जाति का सम्मान नहीं मिल रहा, उसको लड़ाया जा रहा आपस में। इस वजह से आज देखिए हर चैनल, आप देख लीजिए यूट्यूब पे जितने चैनल्स हैं उस पर चैनल्स बहन जी को उत्तर प्रदेश पे पहले नंबर पे दिखाने लगा। चलिए, तो ये थे कन्नौज से बसपा के उम्मीदवार इमरान बिन जाफर। वो कह रहे हैं कि सर्वे में भले हमें पीछे दिखाया जा रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बसपा ही है और ये 4 जून को जब ईवीएम खुलेंगे तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे अगले 1.5 महीने तक और आपको प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे। वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है, बताते रहेंगे। हम जनता के सवाल उनसे पूछते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। लाइव हिंदुस्तान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। अगले 1.5 महीने तक हमारे साथ चुनावी सफर में बने रहिए।